नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, सीएम सुक्खू खुद बनाएंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती है तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को NSGST के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होता। इसलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5 से 7 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लौटाते हैं तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन प्रदान करने पड़ेंगे, जिससे राज्य के खजाने पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और सरकार को राजस्व को घाटा होगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अब तक 74.95 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और प्राथमिकता पर मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ड्रग पार्क में भी नहीं लेंगे मदद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने जिला ऊना के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क में किसी भी प्राइवेट एजेंसी की मदद नहीं लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए अपने संसाधनों से प्रदान करेगी। सिडबी से कर्ज लेगी सरकार। मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत सिडबी से ऋण लेगी। अब परियोजना में फेरबदल करते हुए 25% भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए और 75% अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। समाचार नंबर 2, साइबर ठगों के निशाने पर हमीरपुर, 102 करोड़ ठगे। साइबर ठगों ने प्रदेश के सबसे साक्षर जिला में ठगी का ऐसा जाल बिछाया है कि आए दिन पढ़े लिखे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए जिला पुलिस ने जहां इसके लिए स्पेशल सेल का गठन किया है, वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जिला पुलिस के पास 2022 से लेकर अब तक 2.5 वर्षों में साइबर ठगी की ऑन रिकॉर्ड 654 शिकायतें पहुंची हैं, जबकि 102 करोड़ रुपए की ठगी इस समयावधि में यहां के लोगों से हो चुकी है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर के अनुसार हमीरपुर जिला में इस वक्त ड्रग्स के अलावा साइबर ठगी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला पुलिस ने साइबर सेल का गठन किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यदि कोई भी नागरिक ठगी का शिकार होता है तो वह तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 या फिर 0197222053 पर कॉल कर सकता है, ताकि तुरंत एक्शन लिया जाए। 2.5 वर्षों में जो करोड़ों की ठगी हुई है, उसमें से समय पर सूचना मिलने पर 10,32,32,197 रुपए फ्रीज करने के माध्यम से ठगी का शिकार हुए लोगों को लौटाए भी गए। HDM, हर साल बढ़ रहे मामले। हमीरपुर में वर्ष 2022 में ठगी की ऑन रिकॉर्ड पोर्टल पर 66 शिकायतें पुलिस के पास दर्ज हुई। इनमें 8 करोड़ की ठगी सामने आई। इस 8 करोड़ में से 60,32,197 रुपए फ्री करके लौटाए जा सके। 2023 में साइबर ठगी की शिकायतों का आंकड़ा 304 तक पहुंच गया और शातिरों ने 41 करोड़ की ठगी की। इसमें से 3 करोड़ 91 लाख फ्रीज किए जा सके। वहीं वर्ष 2024 में अब तक 284 ठगी की शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं।
और लोग 53 करोड़ गवा चुके हैं। समय पर शिकायत मिलने से 5 करोड़ 81 लाख फ्री जग किए जा सके। डीसीपी बताकर ठगे 5 लाख। एसपी हमीरपुर ने ताज़ा घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि हमीरपुर के एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से ठगों ने 5 लाख रुपए ठग लिए। उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए अपनी एफडी भी बीच में भी विथड्रॉ करवानी पड़ी। घटनाक्रम के अनुसार उस व्यक्ति को डीसीपी मुंबई के नाम से कॉल आई, जिसमें नाम भी सही बताया गया। उसे कहा गया कि तुम्हारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें आतंकी गतिविधि होने का अंदेशा है। उसे इस तरीके से धमकाया गया कि वो ट्रैप में फंस गया और 5 लाख रुपए गवा बैठा। हाई कोर्ट के प्रावधान के बाद मिली है राहत। एसपी के अनुसार पहले ऐसे मामलों को दर्ज करने की लंबी प्रक्रिया होती थी और पैसे मिलने के चांस न के बराबर होते थे, लेकिन जब से हाई कोर्ट ने इसमें विशेष प्रावधान किया है तो साइबर फ्रॉड होने शिकायत मिलने पर तुरंत उसे अपलोड किया जाता है और जो पैसा है वो वहीं होल्ड हो जाता है। इससे पैसा आगे निकालने के चांस कम हो रहे हैं। फ्रॉड के नए नए तरीके। पुलिस की माने तो साइबर फ्रॉड करने वालों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। जैसे कोई खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी बताकर फोन करता है, कोई रिश्तेदार बनकर विदेश में फंसे होने की बात कहकर पैसे मांगता है, कोई बैंक डिटेल लेने के नाम पर, कोई नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा है, कोई खुद को कस्टम ऑफिसर बताकर पैसों की डिमांड कर रहा है, तो कोई खुद को आशा वर्कर बताकर लाभार्थी को फोन पर बैंक की डिटेल मांगकर उसे ठगी का शिकार बना रहा है। इसके अलावा मेल और खासकर युवा हनी ट्रैप में फंसकर लाखों लौटाने को मजबूर हो रहे हैं। समाचार नंबर 3। वन कर्मियों पर ट्रक से मारने की कोशिश। मलाना से देवदार की अवैध लकड़ी से भरा ट्रक लेकर फरार हुए तस्करों का वन विभाग के एक जाबाज अधिकारी ने जान पर खेलकर पीछा किया। वन तस्करों ने विभाग के रेंज ऑफिसर व अन्य कर्मियों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह अपनी जान बचाने में सफल रहे। यही नहीं, वन विभाग की टीम से बचने के लिए वन तस्करों अपने ट्रक से भुंतर और औट में पुलिस के नाकों का भी उड़ा दिया। इस दौरान औट में पुलिस के 2 जवानों छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पंडोह में पुलिस ने ट्रक को रोका और तस्करों को पकड़ा गया। ट्रक के अंदर से देवदार के 23 स्लीपर बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। वन विभाग ने लकड़ी व ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि दूसरी तरफ खबर लिखे जाने तक मामला किस थाने के तहत दर्ज किया जाना है, इसे लेकर मंडी व कुल्लू पुलिस में असमंजस बना हुआ था। जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी कसोल कुल्लू जोगराज ने बताया कि वह गुरुवार रात से बाली चौकी से संबंधित माजदा का मलाना से पीछा कर रहे थे। पूरी रात गाड़ी चालक आगे पीछे होता रहा। ट्रक को भुंतर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वन तस्कर नाके को तोड़कर ट्रक को भगा ले आया। इसके बाद वन विभाग टीम लगातार पीछा करती। इसके बाद औट में लगे दूसरे नाके को भी वन तस्कर ने तोड़ दिया और 2 पुलिस कर्मियों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। उन्हें चोटें भी आई हैं। इसके बाद अंत में पंडोह पुलिस नाका लगाकर ट्रक को पकड़ने में सफल हुई। हालांकि यहां पर ट्रक चालक 10 पुलिस वालों को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। समाचार नंबर 4। पठानकोट मंडी के बीच कम होगा सफर, जानिए कितने किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के पठानकोट मंडी 4 लेन के कार्य ने हाईवे की सूरत सीरत बदल दी है। 4 लेन निर्माण के कारण पठानकोट मंडी के बीच की दूरी 197 किलोमीटर से घटकर 171 किलोमीटर रह जाएगी। इसमें 2 रेलवे ओवरब्रिज, 3 फ्लाई ओवर तथा 7 सुरंगें बनेंगी, जबकि 8 बाईपास बनेंगे। 2 सुरंगें कोटला, 1 कांगड़ा, 1 परौर, 2 पद्धर तथा 1 मंडी में बनेगी। ये सुरंगें डबल होंगी, जिसमें आने व जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग लेन होगी तथा प्रत्येक लेन से 2-2 वाहन गुजर सकेंगे। 4 लेन बनने से पठानकोट से मंडी का सफर कुछ घंटों में तय हो जाएगा। मार्च 2026 तक 4 लेन का कार्य पूरा होने का लक्ष्य है, जिसको पूरा करने के लिए कंपनी जोरों शोरों से कार्य कर रही है। 4 लेन किनारे हरे हरे पेड़ पौधे रोपित किए जा रहे हैं। 4 लेन बनने से पठानकोट से मंडी तक का सफर काफी रोमांचक व सुहावना भी होगा। हर चौक चौराहा अब खुला खुला नजर आ रहा है। किनारों पर हरे भरे पौधे लगाए जा रहे हैं। आधुनिक तरीके से बस स्टॉप निर्मित किए जा रहे हैं। इस 4 लेन से गुजरने वाले वाहन कई सुरंगों व बड़े बड़े पुलों को पार करते हुए गुजरेंगे तथा पर्यटक व अन्य लोग सुहावना सफर का आनंद लेंगे। HDM मार्च 2026 तक पूरा होगा काम।
NHAI के DGM तुषार सिंह ने कहा कि 4 लेन निर्माण का मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुरंगों को आधुनिक तकनीक से भूकंपरोधी बनाया गया है। 7 सुरंगों का निर्माण होगा, जबकि 2 रेलवे ओवरब्रिज, 3 फ्लाई ओवर व 8 बाईपास बनेंगे। कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। समाचार नंबर 5। नालागढ़ में बन रहे पार्क के दूसरे चरण का 90% काम पूरा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा मेडिकल डिवाइस पार्क BBN क्षेत्र के लिए खुशहाली और समृद्धि का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के पहले चरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि दूसरे चरण का कार्य भी 90% पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उद्योग मंत्री ने ये शब्द नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निरीक्षण के दौरान कहे। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत मंझोली के घीहड़ तथा तेलीवाल गांव में मेडिकल डिवाइस पार्क लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। लगभग 1623 बीघा भूमि पर निर्मित किया जा रहा यह पार्क बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ की भूमि को समतल करने के लिए लगभग 83.39 करोड़ रुपए, पार्क में मार्गों के निर्माण पर 31.35 करोड़ रुपए, पानी की निकासी के लिए 12.46 करोड़ रुपए, विद्युत वितरण नेटवर्क पर 25.05 करोड़ रुपए तथा जलापूर्ति के लिए 7.79 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर CPS रामकुमार चौधरी, विधायक हरदीप सिंह बाबा, राजेश्वर गोयल, SP बद्दी इल्मा अफरोज, सोनाक्षी सिंह तोमर, SDM दव्यांशु सिंगल आदि अधिकारी उपस्थित थे। समाचार नंबर 6। स्कूलों को परीक्षा केंद्र के लिए देना होगा शुल्क। अब वार्षिक परीक्षाओं के लिए स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र सृजन करने के लिए भारी भरकम फीस भी शुल्क के तौर पर बोर्ड को देनी होगी। परीक्षा केंद्र सृजन संबंधित कई नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक अब नए परीक्षा केंद्र निरीक्षण फीस सभी सरकारी और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए 5,000 रुपए रहेगी। पहले यह फीस नहीं होती थी। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्र अपग्रेड, बनाए रखने, नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक ही स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही 1 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी संस्थान के एक बार परीक्षा केंद्र बन जाने के उपरांत उस संस्थान को आगामी सत्र से उक्त निर्धारित तिथियों में ही नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि यदि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किसी निजी संस्थान द्वारा अपने संस्थान से सृजित परीक्षा केंद्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रेषित नहीं किया जाता है, तो ऐसे संस्थान को आगामी सत्र के लिए पुनः नए सिरे से संपूर्ण औपचारिकताएं व शुल्कों सहित केंद्र सृजन हेतु आवेदन करना होगा। यह अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू होगी। नए नियमों के मुताबिक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक नए परीक्षा केंद्र सृजन व अपग्रेड करने के लिए आवेदन 5,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ होगा। परीक्षा केंद्र के नवीनीकरण आवेदन हेतु विलंब शुल्क 1,000 रुपए लिया जाएगा। इसके अलावा यदि संबंधित अथॉरिटी की ओर से 15 सितंबर के बाद आवेदन के लिए तिथि को बढ़ाया जाता है, तो परीक्षा केंद्र सृजन व अपग्रेड के लिए 10,000 रुपए विलंब शुल्क रहेगा। वहीं केंद्र नवीनीकरण के लिए विलंब शुल्क 2,000 रुपए रहेगा। नकल मामले में कैंसिल सेंटर की जब्त होगी राशि। बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि 10,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करवाएं। यह रुपए जब तक डिपॉजिट रहेगा जब तक संबंधित स्कूल परीक्षा केंद्र चाहेगा। यह रुपए उस दौरान रिफंड कर दिए जाएंगे जब स्कूल की ओर से कहा जाएगा कि वह स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं चाहता है। उस दौरान यह राशि जब्त हो जाएगी जब नकल मामलों के चलते सेंटर को कैंसिल कर दिया जाता है। समाचार नंबर 7। पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने को पर्यटकों से शुल्क वसूले सरकार।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने यह सुझाव दिया। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं, ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली प्लास्टिक कंपनियों का पंजीकरण करवाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि प्रदेश में कितनी मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है, इसको कहां पर डाला जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई प्लास्टिक ला रहा है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। समाचार नंबर 8। HP न्यूज, वरदान बनेगा रॉयल्टी लगाने का फैसला। प्राकृतिक खनिज पदार्थों पर रॉयल्टी लगाने का निर्णय प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। यह शब्द पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के लिए हिमाचल सरकार और जनता को बधाई दी है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्राकृतिक खनिज पदार्थों पर रॉयल्टी लगाना प्रदेश सरकारों का अधिकार है। इस निर्णय का हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1990 में जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली परियोजनाओं पर रॉयल्टी लगाने का निर्णय किया था तो केंद्र सरकार से सहमति लेनी पड़ी थी। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि प्रदेश सरकार अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। साधन बढ़ाने के साथ सरकार को अपने खर्चों में बचत करने की भी कोशिश करनी चाहिए। सरकार के गैर योजना खर्चों में 10% की बचत बड़ी आसानी से की जा सकती है। 1977 में उन्होंने 2 साल में 50 करोड़ रुपए की बचत की थी। शांता कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिमाचल सरकार सभी पनबिजली योजनाओं पर रॉयल्टी लगाने का निर्णय करे। इतना ही नहीं, रॉयल्टी बढ़ाने का भी बहुत बड़ा औचित्य है। हिमाचल का पानी बिजली पैदा करने के लिए कच्चे माल की तरह एक बहुत बड़ा साधन है। 1990 के मुकाबले आज बिजली कई गुना महंगी हो गई है। बिजली का भाव बढ़ने के साथ उसको बनाने के लिए पानी का भाव भी बढ़ा चाहिए। समाचार नंबर 9। सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ी। राज्य सरकार ने सितंबर 2023 से युद्ध या ऑपरेशन के समय शहीद या दिव्यांग हुए सैनिकों के आश्रितों को प्रदान की जा रही अनुग्रह अनुदान राशि की दरों में 1.5 गुना बढ़ोतरी की है। शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 30 लाख, अन्य कारणों से सैनिकों के निधन पर राशि को 5 लाख से 7.50 लाख और युद्ध में अपंग सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 2.50 लाख से 3.75 लाख व 1 से 1.5 लाख रुपए किया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दी है। स्वास्थ्य और सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सितंबर 2023 से नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को मिलने वाली बुढ़ापा आर्थिक सहायता की पात्रता के लिए 35,000 रुपए की वार्षिक आय सीमा की शर्त को हटाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनरों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जा रही बुढ़ापा आर्थिक सहायता को 31 अक्टूबर 2023 से प्रथम विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को भी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी। कर्नल शांडिल शिमला में राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में ठहरने पर 50% की छूट तथा होटल के खाने पर 30% की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 660 पूर्व सैनिकों व 8 शहीदों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके साथ शौर्य पुरस्कार विजेताओं को लगभग 4 करोड़ की राशि वितरित की गई है। 60 वर्ष से ऊपर के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को लगभग 9 करोड़ की बुढ़ापा आर्थिक सहायता की राशि वितरित की गई। प्रदेश में वर्तमान में 1,29,656 पूर्व सैनिक, 972 वीर नारियां और 38,996 पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं। इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश के 04 जांबाज सैनिकों को परमवीर चक्र, 02 को अशोक चक्र, 11 को महावीर चक्र और 23 को कीर्ति चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा।
धन्यवाद।